वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश लिटरेचर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए के चौथे सेमेस्टर में पूछे जाने वाले हैं। बीए के फोर्थ सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं तो आपको इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन आपको पढ़ना होता है। इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन एक प्रकार से ये आपको बीए के चौथे सेमेस्टर में मेजर माइनर दोनों में पढ़ना होता है। तो अगर आपका मेजर भी पेपर है और माइनर भी पेपर है तो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो के माध्यम से लगभग हम लोग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ आने वाला है नहीं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले 2023 में भी एक मॉडल पेपर मैंने दिया हुआ था और 2-3 वीडियो और दी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ठीक है, अंग्रेजी की। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले मतलब और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, व्हिच टेक्स्ट वर फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन इंडिया? यानी आपसे कह रहा है कि सबसे पहले किन किन ग्रंथों का अनुवाद जो है वो एक प्रकार से किया गया भारत में सबसे पहले किन ग्रंथों का अनुवाद किया गया? व्हिच टेक्स्ट, टेक्स्ट माने ग्रंथ, व्हिच माने कौन से या किन ग्रंथों का, तो व्हिच टेक्स्ट वर फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन इंडिया, बताएं, हिंदू रिलीजन से संबंधित टेक्स्ट का, या ग्रीक रिलीजन से, या क्रिश्चियन रिलीजन, या फिर बुद्धिज्म? तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो बुद्धिज्म का एक प्रकार से ट्रांसलेशन किया गया, बुद्धों के एक प्रकार से ग्रंथों का, ठीक है, बौद्ध के ग्रंथों का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विच बुक्स इन द लिबरली लिबरेरी हिस्ट्री वाज ट्रांसलेटेड फर्स्ट? यानी कि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुस्तकालय के इतिहास में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? तो सबसे पहले जो जिन पुस्तकों का अनुवाद किया गया वो पुस्तकें जैसे गिलगात, ठीक है, गिलगात पुस्तकों का अनुवाद सबसे पहले किया गया। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया? बताएं, मल्टीकल्चरल या हिंदू कल्चर इंडिया में, या फिर मुस्लिम कल्चर, या फिर इंग्लिश कल्चर? आपसे कह रहा है कि एक प्रकार से ये बताएं कि अधिकतर एक प्रकार से या कैसा कल्चर है इंडिया का, ठीक है, बताएं, यानी कि किस दृष्टिकोण को फॉलो करता है इंडिया। फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया? इंडिया की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है इसकी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो, अगर एक प्रकार से सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो एक प्रकार से कैसा है भारत? ये है मल्टी कल्चरल, यानी कि बहुसंस्कृति से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई सारी संस्कृतियां यहाँ पर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि शब्द दर शब्द जो अनुवाद होता है, यानी कि एक शब्द जैसे मान लेते हैं कि आपको लिखा है कि राम और दूसरा लिखा आम, तो राम का अंग्रेजी क्या होगा उसको भी लिखना है, आम की अंग्रेजी भी लिखना है, खाता दिया तो खाता की भी अंग्रेजी लिखना है की भी लिखनी है, मतलब हर एक शब्द शब्द दर शब्द आपको ट्रांसलेशन बनाना है। तो वो कैसा अनुवाद होता है, फ्री ट्रांसलेशन या लिटरल ट्रांसलेशन, या एक प्रकार से ये सी ऑप्शन, या फिर क्रिएटिव ट्रांसलेशन? बताएं। तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन? तो होता है लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन को शाब्दिक अनुवाद भी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में? शाब्दिक अनुवाद। तो शब्द दर शब्द शाब्दिक अनुवाद होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, इन विच लैंग्वेज वाज बताएं गिलग्राविस ट्रांसलेटेड? यानी कि गिलग्राविस का अनुवाद किस भाषा में किया गया? इन विच लैंग्वेज वाज गिलग्राविस ट्रांसलेटेड? यूरोपियन, फ्रेंच, ग्रीक, या एशियन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एशियन भाषा में, ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप लोग बढ़िया प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो आप पहले से अगर हमारे ऊपर विश्वास जताएंगे तो आगे चल करके आप फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर में अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। देखें, टू विच पीरियड डज द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन बिलोंग? यानी आपसे कह रहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे कि टू विच पीरियड डज द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन बिलोंग? यानी कि किस काल से संबंधित है ये जो ट्रांसलेशन का काल है, ट्रांसलेशन जो होता है ये किस काल से रिलेटेड है, मान सकते हैं आप इनमें से? तो बिफोर बाइबल, यानी बाइबल के बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? आफ्टर माने होता है बाद में, बिफोर माने पहले, यानी बाइबल के पहले से ही अनुवाद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ग्रीक मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन? यानी कि ट्रांसलेशन का ग्रीक भाषा में क्या मतलब होता है?
स्पीक क्रॉस, चेंज ऑफ लैंग्वेज, ट्रांसफर लिटरेचर, या नन ऑफ दीज? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द ग्रीक मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन? इज कॉल्ड स्पीक अक्रॉस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, व्हेन वाज द हेब्रेव बाय हिब्रू, हिब्रू जिसको बोलते हैं, हिब्रू एक भाषा होती है, तो व्हेन वाज द हिब्रू बाइबल ट्रांसलेटेड, यानी कि एक प्रकार से जो बाइबल का हिब्रू भाषा में अनुवाद किया गया, वो एक प्रकार से कब किया गया था? वो 3rd सेंचुरी के आसपास किया गया था हिब्रू बाइबल का अनुवाद। हिब्रू बाइबल का अनुवाद कब किया गया था? हिब्रू बाइबल का अनुवाद जो किया गया था वो 3rd सेंचुरी में किया गया था, और ओल्ड ग्रीक या ओल्ड ग्रीक ओजी ने इसका अनुवाद किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। 3rd ऑप्शन, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3rd सेंचुरी, 3री शताब्दी। नेक्स्ट प्रश्न, हु वाज द पैटर्न पैट्रोन सेंट ऑफ ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू लैटिन? यानी आपसे कह रहा है कि ये बताएं कि बाइबल का लैटिन में अनुवाद करने वाले जो संरक्षक संत हैं वो कौन है? बताएं वो कौन से संत थे भाई जिन्होंने बाइबल का एक प्रकार से अनुवाद करवाया था लैटिन में? मतलब लैटिन में अनुवाद, जो बाइबल का लैटिन में अनुवाद हुआ था, करने वाले जो संरक्षक संत थे उनका क्या नाम था इनमें से? बताएं तो उनका क्या नाम था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जेरमी, ठीक है, जेरोमी। और जेरोमी की अगर बात की है तो लगभग ये 383 ईस्वी से लेकर के 404 ईस्वी के आसपास जो है इन्होंने ये अनुवाद का एक प्रकार संरक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हेन वाज टिडल, टिंडल या एक प्रकार से टेडल बोल सकते हैं आप इनको, टिंडल ही इनका फुल फॉर्म, यहाँ पर जो टिंडल लिखा हुआ है, टिंडल एक व्यक्ति हैं, तो टिंडल यहाँ पर कर लेंगे, TYN यहाँ पर मिस है, ठीक है। तो व्हेन वाज टिंडल एक्सक्यूटेड फॉर ट्रांसलेटिंग बाइबल इनटू इंग्लिश? यानी आपसे कह रहा है बाइबल का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए जो टाइडल या टिंडल हैं उनको फांसी कब दी गई थी? तो उनको फांसी कब दी गई थी? 1536 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चूंकि पवित्र ग्रंथ माने जाते थे और इस दृष्टि से जब उसका आपको ये अनुवाद कर देता था तो लोग उसकी सच्चाई और भी लोग जान पाते थे। इसीलिए एक प्रकार से पहले आप देखेंगे विदेशों में जो संत वगैरह हुआ करते थे उनको ज़्यादा अधिकार नहीं होते थे, वो एक प्रकार से या जो है मतलब आम जनता के पास ज़्यादा अधिकार नहीं होते थे। सारे के सारे अधिकार जो संत या जो पुजारी होते थे वहाँ के, उनको हुआ हुआ करता था, राजा महाराजा को, ताकि वो क्या कर, वो एक प्रकार से सारी चीज़ों को ना जान पाए, पब्लिक को जो एक प्रकार से भ्रम अंधविश्वास बताना है वो सारी चीज़ें बता दूँ, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पर समाज सुधारक हुए बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि आप देखें कबीर जैसे समाज सुधारक हुए हैं कि जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने बिना डरे, ठीक है, बिना हिचके किसी भी धर्म की, आप हिंदू धर्म की बुराई भी उन्होंने, कबीर ने करी, मुसलमान धर्म की करी। अगर कबीर जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये विदेशों में पैदा हुए होते तो कबीर को इसके लिए मृत्युदंड तक की सजा मिल जाती। लेकिन कबीर मानिए जो है सैसुर देश में, भारत देश में पैदा हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने खूब ज़्यादा एक प्रकार से क्या की, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म के बारे में कई सारी चीज़ें बताई, कई सारे अंधविश्वासों का पर्दाफाश किया। आगे देखेंगे, प्रश्न है, व्हिच ट्रांसलेशन फोकस ऑन कॉपिंग द इंटेंडेड रॉन्ग ऑफ द सोर्स टेक्स्ट? मतलब आपसे कह रहा है कि कौन सा अनुवाद जो होता है स्रोत पाठ के इच्छित गलत संकलन पर ध्यान केंद्रित करता है, लिटरल ट्रांसलेशन या फ्री ट्रांसलेशन? तो ये दोनों करते हैं, बोथ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच ट्रांसलेशन इज सम सुटेबल फॉर ट्रांसलेटिंग आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस? यानी आपसे कह रहा है कि मुहावरेदार जो अभिव्यक्तियां होती हैं, उन मुहावरेदार अभिव्यक्तियों का अनुवाद करने के लिए कौन सा अनुवाद उपयुक्त होता है इनमें से, लिटरल ट्रांसलेशन या फ्री ट्रांसलेशन? तो अगर इसमें से बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्री ट्रांसलेशन, ठीक है। जो मुक्त ट्रांसलेशन होता है, खुला ट्रांसलेशन होता है, जिसमें कोई दबाव या कोई वो नहीं होता। In which process do we exchange out thoughts and ideas from one to a different language? बताएं, डिपेंडेंट लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या है, इन which process do we exchange out thoughts and ideas? मतलब कि किस प्रक्रिया में हम विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और प्रोब वन टू अ
डिपिविएंट लैंग्वेज, मतलब कि किस प्रक्रिया में हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं और विचार एक विनम्र भाषा में साबित होते हैं। किसमें? ट्रांसलेशन में। बिल्कुल, ट्रांसलेशन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन, ट्रांसलेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इन रोम मोस्ट ऑफ द ट्रांसलेशन वर्क्स हैड बीन डन बाई, बताएं, सिस्रो एंड हॉर्स या अरिस्टोटल या एक प्रकार से लैंग्यूमेस या फिर टेंडल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न आपसे कर रहा है कि रोम में, ठीक है, रोम के अधिकांश अनुवाद कार्य जो है किसके द्वारा किए गए? इन रोम मोस्ट ऑफ द ट्रांसलेशन वर्क्स हैड बीन डन बाई सिस्रो एंड हॉर्स। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। व्हाट इज द अदर टर्म इज यूज्ड फॉर फ्री ट्रांसलेशन, यानी कि फ्री ट्रांसलेशन के लिए इनमें से कौन सा दूसरा टर्म या दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है एडाप्टेशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट एलिमेंट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन, यानी कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व है जो बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है किसमें? ट्रांसलेशन में। कल्चर, ट्रेडिशन, सेंचुरी, मतलब कि कंट्री, या फिर डायलेक्ट, बताएं। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया है? व्हाट एलिमेंट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्चर, बिल्कुल राइट आंसर, कल्चर इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज बेस्ट फॉर हिस्टोरिकल वर्क्स, मतलब जो ऐतिहासिक टाइप के जो एक प्रकार से होते हैं, ऐतिहासिक टाइप के जो वर्क होते हैं, ऐतिहासिक टाइप के जो कार्य होते हैं, उनके लिए ट्रांसलेशन एक प्रकार से किस टाइप का बेस्ट होता है? लिटरल या ट्रांस या फ्री, बताएं। तो विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज बेस्ट फॉर हिस्टोरिकल वर्क्स? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर, लिटरल ट्रांसलेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हेन डिड ट्रांसलेशन स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, बताएं। व्हेन डिड ट्रांसलेशन स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उसका? मेसोपोटामिया, बिल्कुल, यानी कि आपसे कह रहा कि जो शुरुआत हुई है, कब शुरुआत हुई है एक प्रकार से फर्स्ट टाइम ट्रांसलेशन की, कहाँ से शुरुआत हुई इनमें से? ग्रीक से, अमेरिका से, ग्रेट ब्रिटेन से, या मेसोपोटामिया से? सबसे पहले मेसोपोटामिया से शुरू होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज वाज द वर्ड ट्रांसलेटेड या ट्रांसलेट इज ड्रीव्ड, बताएं। बताएं, इंडियन, इंग्लिश, आल्सो सेक्सोन या फिर लैटिन। तो जो एक प्रकार से आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है मेरे भाई, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ये बताएं आप कि जो एक प्रकार से ये शब्द है, एक प्रकार से ट्रांसलेट शब्द, ये किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हु ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश, यानी बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो टिंडल ने ही किया था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, टिंडल ने किया है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट लेड द फाउंडेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन इंडिया, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाए? व्हाट लेड द फाउंडेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन इंडिया, बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। यानी एक प्रकार से भारत की अगर बात की तो भारत में क्या आधार रहा है इंडिया, मतलब अनुवाद का क्या आधार रहा है इनमें से? तो रिलीजन, एपिक्स, या फिलोसॉफी, या नन ऑफ दीज, बताएं। तो ट्रांसलेशन का जो आधार रहा है भारत में वो एपिक्स रहे हैं, महाकाव्य रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। व्हिच व्हिच श्रुकेव व्हिच श्रुकेव पोयम, श्रुकेव एक व्यक्ति है, तो श्रुकेव की जो पोयम है, व्हिच श्रुकेव पोयम वाज द ट्रांसलेटेड इनटू द मेसोपोटाम मेसो मेसो मेसोपमियन मेसोपमियन इरा, मेसोपमियन इरा यानी कि मेसोपमियन युग में सबसे पहले किस श्रुकेव कविता का अनुवाद किया गया? तो किस श्रुकेव कविता का अनुवाद? श्रुकेव कविता एक होती है, तो श्रुकेव कविता का अनुवाद एक प्रकार से कब किया गया है? तो ये कब, मतलब कि किन कविताओं का? गिलगौराल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई CAT यानी कैट, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप इससे क्या समझते हैं या CAT का क्या मतलब होता है हिंदी में, तो इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है कंप्यूटर असिस्ट ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रिजल्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेट, यानी आपसे कह रहा है कि वैश्वीकरण एवं इंटरनेट का एक प्रकार से मतलब इंटरनेट का परिणाम इनमें से है, बताएं। वैश्वीकरण और इंटरनेट का एक प्रकार से परिणाम इनमें से या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है इसका? वैश्वीकरण का और इंटरनेट का क्या परिणाम है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ यानी ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेट यानी वैश्वीकरण और इंटरनेट का क्या परिणाम निकल रहा है या फिर क्या क्या परिणाम है इसका, बताएं। तो इसका परिणाम निकल रहा है इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेट जो है ये किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है, बताएं इसका। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी इंक्रीज डिमांड एंड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसलेटर टेक्नोलॉजी, बताएं। यानी क्या प्रभाव डालता है एक प्रकार से ट्रांसलेटर टेक्नोलॉजी, यानी कि जो औद्योगिक जो चीज़ें होती हैं, क्या प्रभाव डालते हैं एक प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसलेटर टेक्नोलॉजी? तो ये प्रभाव डालता है बूस्टिंग एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि बढ़ाता है आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसलेशन टूल, बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? अनुवाद उपकरणों का आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसलेशन टूल, मतलब कि अनुवाद उपकरणों के एकीकरण का क्या परिणाम है? तो उसका क्या परिणाम है? इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन आउटपुट यानी कि उत्पादन में वृद्धि, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज इन आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एड्स एंड टूल्स ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस, आपसे कह रहा है कि अनुवाद के उपकरण किससे सहायता करते हैं? तो किससे सहायता करते हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बोथ ऑफ देम, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ऑफ देम, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मीन्स ऑफ, बताएं। साधन का क्या कार्य है? साधन का क्या काम है इनमें से, बताएं फटाफट से। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मीन्स ऑफ इम्प्रूव राइटिंग क्वालिटी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, हाउ डज द SDL ट्रेड्स हेल्प द ट्रांसलेशन, यानी आपसे कह रहा है कि SDL ट्रेड्स जो होता है अपने उपयोगकर्ता की कैसे मदद करता है? तो अपनी उपयोगकर्ता में आप देखेंगे प्रूफ रीडिंग में मदद करता है, एडिटिंग में भी मदद करता है जो SDL होता है, इसके अलावा बिल्डिंग ट्रांसलेशन मेमोरी, ठीक है, इसमें भी मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ देम इज राइट आंसर, ऑल ऑफ देम मतलब कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हाउ डज SDL ट्रेड्स हेल्प इट्स यूजर, यानी जो एक प्रकार से SDL है वो उसके उपयोगकर्ता की कैसे मदद करता है, बताएं। उपयोगकर्ता की कैसे मदद करता है? तो ये एबिलिटी टू एडिट एंड रिव्यू इसमें मदद करता है, ऑर्गेनाइज द टर्मिनोलॉजी, बिल्कुल बोथ ऑफ देम, दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर, तो बताएं विच मेथड यानी किस मेथड का या किस साधन का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? मोस्ट सुटेबल यानी बहुत अच्छा एक प्रकार से आप इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर बन सकते हैं SDL ट्रेड्स का प्रयोग करके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज बेस्ट फॉर द यूज ऑफ करेक्ट टर्मिनोलॉजी, मेमो क्यू, SDL ट्रेड्स या CAT या फिर नन? तो व्हाट इज द बेस्ट फॉर यूज करेक्ट टर्मिनोलॉजी, आपसे यानी सही शब्दावली के उपयोग के लिए कौन सबसे अच्छा माना जाएगा इनमें से? मेमो क्यू, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, मेमो क्यू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MT, MT का मतलब क्या होता है? मशीन ट्रांसलेशन या मशीनी ट्रांसलेशन, ठीक है, मशीन अनुवाद, MT का मतलब क्या होता है? मशीन ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। हु इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द नोबल पिंजर? पिंजर नोबल की अगर बात की तो अमृता प्रीतम का यह नोबल है, उपन्यास है एक, ठीक है। अमृता प्रीतम की अगर बात की है तो ये फेमस रही हैं अमृता प्रीतम जी। और अमृता प्रीतम की अगर बात करें तो इनके बारे में और तमाम सारी बातें आप जान सकते हैं अमृता प्रीतम के बारे में, ठीक है। आपको बता दूं कि अमृता प्रीतम का जन्म हुआ था 31 अगस्त को 1919 को इनका जन्म होता है। मृत्यु 31 अक्टूबर 2005 को होती है अमृता प्रीतम की। पिंजर इनका एक प्रकार से उपन्यास है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ द स्केलेटन एंड अदर स्टोरीज के नाम से। खुशवंत सिंह ने इसका अनुवाद किया अंग्रेजी में, ठीक है। बेसिकली ये पंजाबी में लिखा गया एक उपन्यास है पिंजर, ठीक है। पिंजर जो उपन्यास है इसके बारे में अगर बताऊं तो पिंजर उपन्यास एक पूरो नाम की हिंदू लड़की है उस पर आधारित है। वही इसकी नायक आप मान सकते हैं पूरो। पूरो जो है ये हिंदू लड़की है, पूरो शाह इसका नाम है, शाहों के परिवार से बिलोंग करती है पूरो, ठीक है। और दूसरा है उसका नाम है उसका क्या नाम था, उसका नाम था रशीद शेख, रशीदा। रशीद शेख जो है ये पुरुष होता है, ये मुसलमानों का एक लड़का था रशीद शेख। तो शेख और शाह, शाह जो हैं ये हिंदू होते हैं और शेख जो हैं ये मुसलमान होते हैं। तो हिंदू और मुसलमान के झगड़े से रिलेटेड है, वो सांप्रदायिकता से रिलेटेड है, विभाजन की त्रासदी से रिलेटेड है ये उपन्यास अमृता मतलब कि प्रीतम का ये, ठीक है। पिंजर नाम का उपन्यास जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है खुशवंत सिंह ने द स्केलेटन एंड अदर स्टोरीज के नाम से, ठीक है। तो रसीदा जो है ये एक प्रकार से मुस्लिम लड़का है। पूरो शाह, रसीदा से मतलब रसीद शेख और पूरो शाह ये दोनों एक प्रकार से इन्हीं पर है। तो पूरो यानी कि शाहों की फैमिली से है, वो खान के फैमिली से मुसलमानों के, उनमें दोनों में मतलब द्वंद्व चलता है, युद्ध चल रहा होता है। ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे से जलते बहुत हैं। शाहों की फैमिली ने एक बार पहले, बहुत पहले उनकी किसी लड़की के साथ गलत काम किया था, यानी उनकी लड़की को अपहरण कर लिया था। तो अब क्या था, बदला लेने की बारी मुसलमानों की थी। अब मुसलमान लड़का राशिद जो है वो पूरो को अपने चक्कर में फंसाता है और उसका अपहरण कर लेता है पूरो को। पूरो का जब अपहरण हो जाता है पूरो शाह का, तो अपने घर में वो कैद करके रखता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि पूरो को एक प्रकार से पूरो किसी तरीके से जान बचा करके भागती वहाँ से, मतलब भागती है। तो वहाँ से अच्छा ये इसमें रसीद बताता भी है कि अगर आप जाओगी अब दोबारा अपने घर जाओगी तो तुमको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि तुम मुसलमानों के घर आ गई, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया है। तो फिर जब ये मतलब कहते हैं अपने माता पिता पर इसको विश्वास होता है पूरो को, तो पूरो आती है अपने माता पिता के पास रात में भाग करके कि मैं बच के निकल आई हूँ। तो उनके माता पिता ने दरवाज़ा बंद कर लिया, कहा कि बेटी अब तुम भ्रष्ट हो चुकी हो, तुम्हारा धर्म नष्ट हो चुका है, तुम जाओ अब यहाँ से। तो यही एक प्रकार से बेसिकली कहानी है इसकी। तो नायक इसकी पूरो है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हु इज पूरो हु इज पूरो बेथरोड, मतलब इसका मतलब होता है मंगेतर, यानी कि पूरो का एक प्रकार से मंगेतर कौन था? पूरो का मंगेतर था राम प्रसाद, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ पिंजर, यानी कि पिंजर किस थीम पर आधारित है? पिंजर की बात किया तो आप देखेंगे सेक्स वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा से रिलेटेड है। इसके अलावा आप देखेंगे ब्लड सेड और जो है एबडक्शन, इन सभी पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय द वर्ड पिंजर, मतलब जो शब्द है पिंजर, इस शब्द का क्या मतलब है? इस वर्ड का, पिंजर वर्ड का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट या फिर जेल या स्केलेटन या फिर नेस्ट? स्केलेटन, पिंजर का मतलब होता है स्केलेटन। स्केलेटन को हिंदी में क्या बोलते हैं जानते हैं आप? नहीं जानते? कंकाल तंत्र जो होता है, कंकाल जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसी को बोलते हैं, ठीक है, हड्डियों का ढांचा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है हु ट्रांसलेटेड पिंजर इनटू इंग्लिश, तो खुशवंत सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। व्हाट इज द मुस्लिम नेम ऑफ पूरो, मुस्लिम नेम यानी ये पूरो एक प्रकार से जाती है, बाद में मुस्लिम नाम इसका भी रखा जाता, तो पूरो का मुस्लिम नाम क्या था? रसीदा, तारा बेगम या हमीदा बानो बेगम या फिर लाजो? हमीदा भी इसकी एक पात्रा है। तो रसीद तो उन्हीं का नाम था, हमीदा बानो बेगम नहीं, हमीदा बानो बेगम तो अलग हैं। हमीदा, तो रसीद जो था इसके जो जिसको भगा लेकर गया था, मतलब जो अपहरण करके लेकर गया था, उसका नाम था। मुस्लिम नेम जो पूरो का था ये था हमीद, ठीक है, हमीदा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बताएं। अगला क्वेश्चन है हु आर द विक्टिम्स ऑफ सेक्स वायलेंस आफ्टर पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन के समय, विभाजन के समय। विभाजन कौन सा? भारत और पाकिस्तान का विभाजन। तो विभाजन के बाद में, आफ्टर
आफ्टर माने बाद में, विभाजन के बाद में सेक्स वायलेंस के विक्टिम्स आर मतलब कौन हुई इनमें से? तो पूर्व भी हुई, खुशनुमा भी हुई, मतलब खुशनुमा और लाजो ये तीनों हुई ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हुज इलिगेट्यूट चाइल्ड डज पूरो नैरिस या न्यूरिस, बताएं। हुज इलिगेट्यूट चाइल्ड, ये क्या है भाई? यानी आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये बताइए इलीगीट इलीगीट्यूट चाइल्ड जो था इसका मतलब था नाजायज़ औलाद। इसका मतलब क्या होता है? नाजायज़ औलाद। तो ये एक प्रकार से पूरो जो थी ये किस या किसी नाजायज़ औलाद की मतलब किस नाजायज़ औलाद की पालन पोषण करती थी? बताएं। किसकी एक प्रकार से नाजायज़ औलाद की ये एक प्रकार से पालन पोषण क्या करती थी? ऑफ मैड वुमेन, ठीक है, यानी कि एक मैड वुमेन, एक पागल औरत या एक प्रकार से ऐसे कुछ औरत थी उसकी। अगला प्रश्न है इन व्हिच ईयर वाज पिंजर पब्लिश्ड, यानी पिंजर का प्रकाशन कब हुआ इनमें से? 1950 में हुआ। ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है तो ये 1950 आप यहाँ से कर लेंगे, 1990 गलत लिख गया है, यही कर लेंगे 1950, ठीक है। 1950 में इसका प्रकाशन हुआ पिंजर का। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा देंगे, 1950 लिख लीजिएगा वहाँ पर। अगला प्रश्न इन विच ईयर वाज अमृता प्रीतम अवार्डेड बाई साहित्य अकादमी, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था अमृता प्रीतम को कब मिला था? अमृता प्रीतम को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था 1956-57 में मिला था। 1956-57 में इनको ये पुरस्कार मिला था। यहाँ पर आप 1956-57 लिख सकते हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि 1956-57 में इनको मिला था, यहाँ पर गलत ऑप्शन दिए गए तो यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, 1956-57। अगला प्रश्न इन व्हिच लैंग्वेज वाज पिंजर ओरिजिनली रिटन, इन व्हिच लैंग्वेज वाज पिंजर ओरिजिनली रिटन? तो पंजाबी में लिखा गया था, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अंग्रेजी में अनुवाद इसका किसने किया? हु ट्रांसलेटेड पिंजर इनटू इंग्लिश? खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है वेयर वाज प्रसाद बोर्न। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में नहीं, पटना में नहीं, वाराणसी में, बिल्कुल काशी में हुआ था। काशी के एक प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। कब हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म? 1889 में। बर्थडे डेट क्या थी? 30 जनवरी, ठीक है। मृत्यु कब हुई? 15 नवंबर को, ठीक है। कब हुई? 1937 में, ठीक। कितने साल जिंदा रहे? 47 साल, ठीक है। किस परिवार से बिलोंग करते थे? सुघनी साहू परिवार से, ठीक है। किस काल के कवि हैं? हिंदी में अगर देखा जाए तो ये, तो हिंदी में ये हैं किस काल के? छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। कामायनी जैसे महाकाव्य को लिखा जयशंकर प्रसाद ने। तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में, सुघनी एक टाइप की तंबाकू होती है, ठीक है, तो उसी तंबाकू बनाने परिवार में इनका जन्म हुआ था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है व्हाट टाइप ऑफ पोयम इज आंसू। व्हाट टाइप ऑफ पोयम इज आंसू, यानी कि आंसू जो है किस टाइप का एक प्रकार से पोयम है, किस टाइप की कविता है? तो ट्रेजिक कविता है। ट्रेजिक का मतलब होता है एक दुखद भरी या दुख से भरी कविता है। आंसू को हिंदी साहित्य का मेघदूत भी कहा जाता है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा दुखांत मतलब कि दुख वाली कविता है। इन व्हिच ईयर वाज आंसू पब्लिश्ड, यानी बताएं, प्रश्न आपसे कर रहा है कि जो है आंसू का पब्लिकेशन यानी इसका प्रकाशन कब हुआ आंसू कविता का? तो 1925 में हुआ था इसका प्रकाशन। 1925, 23 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 25 कर लेंगे, 1925, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक ऑप्शन जो है ये गलत छप गया है, 1925 यहाँ पर 2 होना चाहिए, 9 हो गया। 1925 आप कर लेंगे, ये डी ऑप्शन 1925 में हुआ था। चिरगांव झांसी से इसका प्रकाशन होता है आंसू का। अगला प्रश्न, हाउ मेनी स्टेंजा वर दियर इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ आंसू। देखिए आंसू के 2 प्रकाशन हुए हैं। पहला प्रकाशन जो इसका हुआ था प्रथम संस्करण, इसकी अगर बात की तो इसमें लगभग 126 छंद थे। 126 छंद आंसू के प्रथम संस्करण में प्रकाशित हुए थे। फिर इसके बाद में क्या हुआ, सेकंड जब इसका आया तो सेकंड जो आया उसमें लगभग 67 छंद प्रकाशन में आया, 67 छंद और 126, ठीक है। ये कुल मिलाकर कितने होंगे? 193 छंद हो गए। लेकिन 3 छंद जो थे इनमें से कट कर दिए गए थे 126 में से, ठीक है, प्रथम वाले में से, तो यानी 123 ही बचे थे ये। तो 123 और 100 ये मिलाएंगे तो आपका 190, यानी कुल मिलाकर के अब अगर पूछे कुल मिलाकर के आंसू में कितने छंद हैं, तो कितने छंद हैं? 190 छंद हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एडिशंस ऑफ आंसू है बीन पब्लिश्ड। कितने प्रकाशन मतलब कितने संस्करण प्रकाशित हुए हैं आंसू के? तो 2 यानी 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज
द सेकेंड एडिशन ऑफ आंसू पब्लिश्ड, दोबारा से एक प्रकार से इसका प्रकाशन हुआ। पहला प्रकाशन तो इसका हुआ था 1925 में चिरगांव से, झांसी से, लेकिन दूसरा जो इसका प्रकाशन हुआ है ये कब हुआ है? 1933 में हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट चेंज वाज मेड विथ सेकंड एडिशन ऑफ आंसू, बताएं। व्हाट चेंज वाज मेड विथ सेकंड एडिशन ऑफ आंसू, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट चेंज वाज मेड विथ सेकंड एडिशन ऑफ आंसू, यानी कि आपसे कह रहा है कि छंद एक प्रकार से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यानी व्हाट चेंज वाज मेड विथ सेकेंड एडिशन ऑफ आंसू, यानी उसमें क्या चेंज किया गया सेकेंड एडिशन में? जो द्वितीय संस्करण आया आंसू का, उसमें क्या चेंजमेंट किया गया? उसमें छंदों का क्रम चेंज किया गया, यानी द सीरियल ऑफ स्टेंजा चेंज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। व्हाट डू द स्टार्स इन द स्काई सिंबलाइज इन आंसू, यानी कि आंसू में आकाश के तारे किसका प्रतीक हैं? तो वो किसका प्रतीक है? मेमोरीज का, यादों का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द टीयर्स ऑफ द लवर आर द रिजल्ट ऑफ, प्रेमी के आंसुओं का नतीजा क्या है? यूनियन। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। विथ व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड हिज स्टेट ऑफ सारोज, यानी कि आपसे कह रहा है कवि ने अपने दुख की स्थिति की तुलना किससे की है? तो उसने अपने दुख की स्थिति की तुलना जो करी है किससे करी है? ग्रेट यूनियन से, या किससे? ग्रेट डिस्ट्रक्शन से, या ग्रेट वार से? तो किससे करी भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विथ व्हाट वाज द पोएट कंपेयर्ड हिज स्टेट ऑफ सारोज, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेट डिस्ट्रक्शन। सी ऑप्शन, यानी कि महान विनाश से करी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। व्हाट हैज कंट्रोल्ड द माइंड ऑफ द पोएट इन द मोमेंट्स ऑफ इंस्पिरेशन, यानी आपसे कह रहा है कि विरह के क्षणों में व्हाट हैज कंट्रोल्ड द माइंड ऑफ द पोएट इन द मोमेंट्स ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि जो विरह के क्षण होते हैं, विरह के समय होते हैं, उस समय में विरह के कवि के मन को किस चीज ने कंट्रोल कर रखा है? किस चीज ने नियंत्रित किया हुआ है? पेन ने, डीप पेन, मेमोरी, या पास्ट जॉयस? तो इसको किसने किया हुआ है? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल डीप पेन, यानी कि गहरा दर्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाउ डज द पोएट फील हिज लाइफ टू बी विदाउट द बेलोव्ड, यानी बेलोव्ड का मतलब एक प्रकार से क्या होता है? बताएं। बेलोव्ड का मतलब होता है प्रिय, प्रेमिका। तो अपने प्रिय के बिना कवि को अपना जीवन कैसा लगता है? प्रश्न पूछा गया कि बिना प्रिय के, या बिना प्रेमिका के, या बिना, मतलब मान लेते हैं आपका ब्रेकअप हो जाए, उस दौरान आपको कैसा लगता है? यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई कि प्रिय के बिना कवि को अपना जीवन, यानी कवि मतलब जयशंकर प्रसाद, उनको अपना जीवन कैसा लगता है? लोनली लगता है, बिल्कुल लोवली, यानी लोनली लगता है, वेकेंट भी लगता है। ठीक है, और इसके अलावा इलेजिक, इंटरेस्टिंग भी लगता है, यानी ऑल ऑफ देम। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है। विथ व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड द लिप्स ऑफ हिज बिलोव्ड, यानी आपसे कह रहा है कि, मतलब यहाँ प्रश्न है कि कवि ने अपनी प्रेमिका के, यानी जो उसकी प्रेमिका थी, बिलोव्ड थी, हिज बिलोव्ड, द लिप्स कंपेयर्ड, यानी पोएट ने, कवि ने जो है अपनी प्रेमिका के ऊँटों की तुलना किससे की है? समुद्री सीप, सी सेल से करिए, बिल्कुल समुद्री सीप से करिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बताएं भाई। हाउ मेनी पठान्स वर देयर इन द कंपार्टमेंट, ये प्रश्न है भीषम साहनी की रचना है अमृतसर आ गया, उसी से एक प्रकार से है ये। तो एक ट्रेन एक प्रकार से चलती है, बर्मा के युद्ध के बारे में सरदार जी बात करते, तो यही सब पूरा कहानी है। तो हाउ मेनी पठान्स वर देयर इन द कंपार्टमेंट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि कितने पठान बैठे थे उस डब्बे में, कंपार्टमेंट में? तो 3 पठान बैठे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। वेयर डिड द बाबा पॉसिबल बिलोंग टू, बाबा पॉसिबल संभवतः कहाँ से बिलोंग करते थे? दिल्ली से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है व्हाट वाज द जर्नल एटमॉस्फेयर इन द कंपार्टमेंट, यानी एक प्रकार से जो कंपार्टमेंट था उसका जनरल मतलब सामान्य वातावरण जो था वो कैसा था, वो खुशी का एक प्रकार से था, रिजवाइसिंग का था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द ट्रेन स्टॉप फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि एक प्रकार से ट्रेन जो थी वो एक प्रकार से कहाँ पर एक प्रकार से चली थी, बताएं बताएं। वेयर डिड द ट्रेन स्टॉप फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब कहाँ पर स्टॉप होना था, वजीराबाद में। पहला स्टॉप इसका क्या था, वजीराबाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हु हिट द मैन ट्राइंग टू इंटर द कंपार्टमेंट, यानी कि जो मनुष्य था डिब्बे में घुस रहे आदमी को किसने मारा, जो डिब्बे में घुस रहा आदमी था उसको किसने मारा था, बाबू ने, पठान ने, नोबड़ी या फिर सरदार ने। उसको बाबू ने मारा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है व्हाट डिड द बाबू ब्रिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, मतलब कि वो बाबू जो था वो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन जब रुकी तो वहाँ से उतर करके क्या लेने गया था, तो आयरन रॉड लेकर के आया था वो वहाँ से। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हु हैज़ रिटन द स्टोरी अमृतसर आ गया, बताएं किसने लिखा है, भीषम साहनी, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। भीषम साहनी ने ही लिखा है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है टू विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री डज द स्टोरी बिलोंगिंग, बताएं। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इन विच लैंग्वेज वाज द स्टोरी ओरिजिनली रिटन, ये एक प्रकार से किस लैंग्वेज में स्टोरी ओरिजिनल में लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी किसमें, हिंदी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फ्रॉम वेयर हैड द ट्रेन स्टार्टेड फॉर अमृतसर, यानी कि एक प्रकार से जो अमृतसर से ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो कहाँ के लिए स्टार्ट हुई थी, वो पेशावर के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, हु टोल्ड हिज, प्रश्न क्या पूछा गया है, हु टोल्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ वार द पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट, यानी कौन अपने युद्ध के समय के किस्सों को या युद्ध के समय के अनुभवों को एक प्रकार से, या कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने डिब्बे में यात्रियों को युद्ध के अपने जो अनुभव थे उसको बताया, मतलब बताया था, तो वो थे सरदार जी ने। सरदार जी ने जो बर्मा में युद्ध हुआ था उस युद्ध के बारे में डब्बे में सबको बता रहे थे कि मैंने यह किया वह किया दुनिया भर का, ठीक है। अगला प्रश्न है वेयर हैड सरदार जी फॉट इन वार, यानी कि वो किस युद्ध के मतलब किस युद्ध में शामिल हुए थे, तो बर्मा के वार में शामिल हुए थे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताएं, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरीज ऑफ महाश्वेता देवी, यानी कि आपसे कह रहा है व्हाट इज द सब्जेक्ट, यानी क्या विषय होता है ऑफ द स्टोरीज ऑफ महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी एक अच्छी कहानीकार हैं, लेखिका है बहुत जबरदस्त। तो आपसे कह रहा कि जो इनकी जो कहानियां ये लिखती हैं महादेवी श्वेता देवी, महाश्वेता देवी, इनकी कहानियों का विषय क्या होता है, इनकी विषय वस्तु क्या होती है, तो इनकी विषय वस्तु होती है द ऑपरेशन ऑफ द ट्राइबल्स, यानी कि ऑपरेशन ऑफ ट्राइबल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है महाश्वेता देवी की जो कहानियां हैं वो आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हीं अत्याचार से रिलेटेड है, ठीक है। तो अत्याचार यानी किस पर, ट्राइबल्स, ट्राइबल्स माने जनजाति, यानी कि ऐसे इलाके जहाँ पर एक प्रकार से पुलिस थाना का उतना ज़्यादा प्रभुत्व नहीं होता है और वहाँ पर एक प्रकार से जो अत्याचार होता है जनजातियों पर, उस अत्याचार की अगर बात की जाए तो उस प्रकार के अत्याचार पर ही कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं खूब ज़्यादा। क्लियर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक बात और आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मतलब अगर आप को करिकुलर कोर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं को करिकुलर कोर्स की तैयारी कहाँ से करें, तो मैंने एक चैनल बना दिया है को करिकुलर मास्टर नाम से। तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। को करिकुलर जो मास्टर यूट्यूब चैनल है
इस पर आपको को करिकुलर से रिलेटेड, जैसे कि मान लेते हैं आप 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो 4th सेमेस्टर में आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है, तो इसके लिए जब आपको क्लासेस मिलेंगी ये आपको को करिकुलर मास्टर पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट इन द हंट। द हंट एक कहानी है, महाश्वेता देवी की कहानी है द हंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट का मतलब जानते ही हैं, नायक होता है। तो द हंट कहानी के नायक कौन है इनमें से? तहसीलदार सिंह, प्रसाद जी, मोरी या फिर जैलेन। तो इसमें जो कहानी का नायक है वो है मैरी, मैरी नाम की एक लड़की होती वही है, ठीक है, डी ऑप्शन। मैरी की अगर बात करें तो वो हाउ ओल्ड इज़ मैरी वोरन, यानी कि मैरी एक प्रकार से कितने वर्ष की है? 18 साल की मैरी थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जिस समय कहानी लिखी जा रही थी। अगला प्रश्न है, हु डज मैरी वरी एट द एंड। आपसे कह रहा आखिर मैरी को किसकी चिंता थी? तो मैरी को किससे चिंता थी? तो जैलेन की चिंता थी इसको, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जॉलेन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हेन महाश्वेता देवी बॉर्न। महाश्वेता देवी का जन्म हुआ था, कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 1926 में इनका जन्म हुआ था। 1926 में इनकी 14 जनवरी को इनका एक प्रकार से जन्म होता है। कब होता है भैया? 14 जनवरी को इनका जन्म होता है। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? ढाका में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ढाका कहाँ पर पड़ता है? ढाका इस समय राजधानी है किसकी? बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश उस समय भारत में चूंकि मतलब हुआ करता था 1926 के आसपास, तो उनका जन्म ढाका बांग्लादेश में हुआ था। उस समय एक प्रकार से पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में दोनों में बटा हुआ था, तो पूर्वी बंगाल हुआ करता था उस समय। मृत्यु इनकी होती है 28 जुलाई को 2016 में, कोलकाता में इनकी मृत्यु होती है। और कोलकाता आप जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1926 14 जनवरी, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हु वाज द गॉड ऑफ द फॉरेस्ट इन द विलेज। बताएं इनमें से कौन सा रक्षक था? गॉड, गॉड माने होता है रक्षक या एक प्रकार से सिक्योरिटी टाइप का गार्ड, ठीक है। एक गॉड होता है, गॉड होता है, तो ये गॉड हैं। गॉड होते हैं भगवान, और गॉड होते हैं रक्षा करने वाले। तो हु वाज द गॉड ऑफ द फॉरेस्ट इन विलेज, यानी कि गांव में जो जंगल था, वो जंगल की रक्षा कौन करने के लिए था? तहसीलदार सिंह थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज ऑफ मैरी। मैरी के गांव का क्या नाम था? मैरी के गांव का क्या नाम था? फटाफट से आप बताएंगे। तो उसके गांव का नाम था कुरूबा। क्या नाम था? कुरूबा नाम था, या कुरूबा या कुराबा, कुरूबा, कुरूबा ऐसे नाम था, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द हंटिंग फेस्टिवल इन कुरूबा। बताएं व्हाट वाज द हंटिंग फेस्टिवल इन कुरूबा, यानी हंटिंग फेस्टिवल होता है शिकार में जो उत्सव, या शिकार के बाद में जो उत्सव मनाया जाता है, कुरूबा में शिकार उत्सव क्या था? बिग हंट यानी बड़ा शिकार, या गे डे, या जैनी परब, या फिर नानाबदीज। बताएं तो व्हाट वाज द हंटिंग फेस्टिवल इन कुरूबा। तो इसमें जो एक प्रकार से जैनी परब होता है, जैनी परब, ठीक है, जैनी परब, ये एक प्रकार से हंटिंग फेस्टिवल कुरूबा में मनाया जाता था, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हु किल्ड तहसीलदार सिंह। तहसीलदार सिंह को किसने मारा? जैलिम ने, या मैरी ने, प्रसाद जी ने, या फिर मैरीज के मदर ने। तो तहसीलदार सिंह को किसने मारा था? तो मैरी ने ही मारा था। किसने मारा था? मैरी ने मारा था तहसीलदार सिंह को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टू विच ट्राइबल डिड मैरी बिलोंग। मैरी किस जनजाति से बिलोंग करती थी? किस ट्राइबल या किस ट्राइब्स की थी मैरी? मैरी की अगर बात की जाए, टू विच ट्राइबल डिड मैरी बिलोंग, बताएं मतलब किस जनजाति से बिलोंग करती थी मैरी जो थी, जिस पर ये पूरी की पूरी कहानी द हंट लिखी गई है महाश्वेता देवी के द्वारा। बिल्कुल, ओरोन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द हंट। द हंट स्टोरी की राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद? नहीं। आर एन टाइगर, रविंद्रनाथ टैगोर? नहीं। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद? नहीं। महाश्वेता देवी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज मैरीज ड्यूटी इज द एस्टेब्लिशमेंट। क्लीनिंग, बैंगलो, या वॉशिंग, या पिकिंग माहौर, या नन। तो इसका एक प्रकार से क्या ड्यूटी थी इनकी?
क्या काम था इसका, क्या कर्तव्य था मैरी का, क्या काम करती थी, क्या ड्यूटी करती थी? तो ड्यूटी करती थी पिकिंग माहौर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द हंट? बताएं, यानी ये किस लैंग्वेज में इसकी ओरिजिनल स्टोरी जो लिखी गई है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द हंट? बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बंगाली में लिखी गई है ये। ठीक है, द हंट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चूंकि बंगाली में लिखी जाएगी, चूंकि ये इनका जन्म ढाका में हुआ था, बंगाल में हुआ था, तो बंगाल में बंगाली ही बोली जाती है, तो उसी में लिखा गया था द हंट। बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 2023 में भी मॉडल पेपर मैंने दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। आगे देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, व्हेन डिड मोहन राकेश डाई? मोहन राकेश हिंदी साहित्य के आधुनिक नाटकों, आधुनिक नाटककार, कहानीकार में से एक हैं। अच्छा, अधिकतर नाटक की रचना मोहन राकेश ने की है हिंदी में। तो व्हेन डिड मोहन राकेश डाई, मतलब मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? इनके निधन की अगर बात की तो 1972 में इनका निधन हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर को इनका निधन होता है। ठीक है, 3 दिसंबर 1972 को मोहन राकेश जी का निधन होता है। इनका जन्म जो हुआ था, ये बड़े फिल्म मेकर भी माने जाते हैं। ठीक है, मोहन राकेश के नाटकों के पर पिक्चर भी बन चुकी बहुत सारी। ठीक है, पिंजर जो मूवी है उसमें मनोज वाजपेयी ने भी काम किया है। पिंजर मूवी आप देख लीजिएगा, 2003 में प्रकाशित हुई थी, मतलब वो आई थी फिल्म पिंजर। बढ़िया पिक्चर है। ठीक है, बताएं, व्हेन डिड मोहन राकेश डाई? तो ये कब मरे थे भाई, मतलब कि इनका निधन कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972 को। जन्म कब हुआ था इनका मोहन राकेश का? 8 जनवरी को एक प्रकार से इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। ठीक है, 1925 में इनका जन्म हुआ था, 8 जनवरी की डेट को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच अवार्ड डिड मोहन राकेश विन? यानी कि कौन सा अवार्ड मोहन राकेश ने जीता इनमें से? बताएं, लिटरेरी रिव्यू, या नेहरू लिटरेरी अवार्ड, या संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर थिएटर? तो भाई जो मोहन राकेश ने विन किया है इनमें से, वो जो एक प्रकार से इनका जो अवार्ड है वो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर थिएटर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अवार्ड इनको मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द फर्स्ट मॉडर्न हिंदी प्ले? यानी कि आपसे कह रहा है कि इनमें से जो एक प्रकार से फर्स्ट मॉडर्न हिंदी का जो प्ले है, प्ले माने नाटक, बताएं कौन सा है? आधुनिक हिंदी का पहला आधुनिक नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला आधुनिक नाटक कौन सा है? ये है आषाढ़ का एक दिन। कौन सा नाटक? आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश का ही नाटक है आषाढ़ का एक दिन। हिंदी का पहला आधुनिक नाटक माना जाता है इसको। कब प्रकाशन हुआ था इसका? 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। आधे अधूरे भी मोहन राकेश का नाटक है। इसके अलावा पैरों तले जमीन भी इनका नाटक है। अच्छा, पैरों तले जमीन जो नाटक है, ये एक प्रकार से ये अधूरा नाटक रहेगा इनका। पैरों तले जमीन जो है, ये इनका एक प्रकार से मोहन राकेश का इनकम्प्लीट नाटक है, इनकम्प्लीट प्ले है। ओके, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, पैरों तले जंजीर, मतलब पैरों तले जमीन, ये सब नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये सब मोहन राकेश के ही नाटक हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये किस नई कहानी आंदोलन या नई कहानी के प्रणेता माने जाते हैं मोहन राकेश? ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, इन विच ईयर? हिंदी के एक प्रकार से हैं, हिंदी में नई कहानी आंदोलन चला है, उसके प्रणेता माने जा सकते हैं। इन विच ईयर डिड ही विन द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इन विच ईयर डिड ही विन द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड? कब इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर थिएटर इनको कब मिला था? तो इनको अवार्ड मिला था 1968 में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वेयर वाज मोहन राकेश बॉर्न? मतलब इनका जन्म जो हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? जन्म तो हुआ था इनका 8 जनवरी को 1925 में, लेकिन कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? किस स्थान में? लाहौर में पाकिस्तान वाले, या अमृतसर में पाकिस्तान वाले? पंजाब प्रांत में पड़ता है अमृतसर, वहाँ पर, या पेशावर पाकिस्तान में, न्यू दिल्ली इंडिया? बताएं। तो वेयर वाज मोहन राकेश बॉर्न? बिल्कुल अमृतसर, पंजाब प्रांत का, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की बात मैं कर रहा हूँ, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, टू विच फैमिली डिड बी बिलोंग? बताएं, टू विच फैमिली
डिड बी बिलोंग, मतलब ये एक प्रकार से किस फैमिली से बिलोंग करते थे, ये भी बताएं। मोहन राकेश, टू विच फैमिली डिड बी बिलोंग? अपर रिच फैमिली, अपर रिच क्लास, रूरल क्लास, या सिंधी फैमिली, या बिजनेस क्लास? तो ये एक प्रकार से सिंधी फैमिली से बिलोंग करते थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ डिड राकेश स्टार्ट हिज कैरियर? बताएं। हाउ डिड राकेश, मोहन राकेश की बात कर रहा है, तो हाउ डिड मोहन राकेश स्टार्ट हिज कैरियर, उन्होंने अपना जो जीवन का शुरुआत है, कैरियर की शुरुआत है, वो कैसे करी थी? वो एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के तरीके पर करी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच लिटरेरी जर्नल जर्नल डिड राकेश एडिट, यानी कि कौन सी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया? कौन सी साहित्यिक पत्रिका का संपादन इन्होंने एक प्रकार से किया, एडिट किया उस पत्रिका को? सारिका नाम की पत्रिका इनके द्वारा चलाई गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच थिएटर ग्रुप स्टेड, मतलब स्टेजेड हिज फर्स्ट प्ले? आपसे कह रहा है राकेश ने विच थिएटर, यानी कि किस थिएटर ग्रुप के एक प्रकार से फर्स्ट प्ले इनका जो है प्रकाशित हुआ था, मतलब किस उसमें? बताएं कौन सा था पहला थिएटर? अनामिका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इन विच ईयर डिड ही विन जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप? इन्होंने कब जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप जो है एक प्रकार से मतलब प्राप्त किया था, उसको जीता था? जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप को कब जीता था इन्होंने, बताएं। जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप को कब जीता था इन्होंने? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप को इन्होंने कब जीता था, मोहन राकेश ने? बिल्कुल 1971, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, हाउ मेनी टाइम्स डिड मोहन राकेश मैरी? बताएं। हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितनी बार इन्होंने शादी की थी मोहन राकेश? लगभग 3 बार इन्होंने शादियां करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इन विच ईयर डिड ही राइट आधे अधूरे, यानी कि इन विच ईयर डाई ही राइट आधे अधूरे, यानी आपसे कह रहा है इन विच ईयर डिड ही राइट, मतलब इन्होंने कब एक प्रकार से आधे अधूरे को लिखा था? तो बिल्कुल 1969 में लिखा था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। विच प्ले ऑफ मोहन राकेश वाज लेफ्ट इनकम्प्लीट, मतलब कि इनका कौन सा नाटक जो है वो मतलब कि अधूरा है? तो आधा अधूरा वो नाम से है आधा अधूरा, लेकिन वो वास्तव में आधा अधूरा नहीं है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरों तले जमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच मूवमेंट वाज ही इन्वॉल्व विथ गांधी, मतलब इनमें से किस आंदोलन में गांधी जी इन्वॉल्व थे, गांधी जी एक प्रकार से सम्मिलित थे? बिल्कुल क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे गांधी जी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड ही स्टार्ट हिज कैरियर? हाउ डिड ही स्टार्ट, मतलब उन्होंने, किसने? आपको बता दो, जो विजय तेंदुलकर हैं उन्होंने एक रचना लिखी कन्यादान, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। पता है, तो हाउ डिड यानी उसने, मतलब इन्होंने, विजय तेंदुलकर ने किस तरीके से इन्होंने एक प्रकार से, मतलब कि अपना जो करियर था उसको स्टार्ट किया था? बताएं। हाउ डिड ही स्टार्ट हिज करियर, तो उन्होंने अपना करियर किससे? एज अ जर्नलिस्ट, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज हिज फर्स्ट प्ले? जो तेंदुलकर हैं, विजय तेंदुलकर, जिन्होंने कन्यादान रचना लिखी आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है, ये बताएं। तो इन्होंने एक प्रकार से, इनकी पहली रचना कौन सी है, पहला प्ले कौन सा है इनका? तो इनका पहला प्ले है गृहस्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। व्हाट वाज द फेट ऑफ हिज फर्स्ट प्ले? बताएं। व्हाट वाज द फेट ऑफ हिज फर्स्ट प्ले, इनका पहला एक प्रकार से रचना कौन है? बताएं। उनके पहले नाटक या पहले नाटक का भाग्य क्या था? उनके पहले नाटक का भाग्य क्या था, क्या फेट था उसका? तो फेल्ड ऑन द स्टेज, यानी कि एक प्रकार से रंगमंच पर वो फेल हो गया एकदम से। ऑप्शन नंबर बी, यही इसका भाग्य था, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज हिज फर्स्ट प्ले इन इंग्लिश लैंग्वेज, इनका पहला जो नाटक है वो अंग्रेजी लैंग्वेज में जो लिखा गया वो कौन सा है?
उसका नाम है हिज फिफ्थ वुमेन। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। किसने लिखा है? विजय तेंदुलकर ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। व्हाट वाज हिज फर्स्ट प्ले इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो हिज फिफ्थ वुमेन, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड तेंदुलकर हैव? यानी विजय तेंदुलकर के कितने बच्चे थे? अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? 1928 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 2008 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आपसे अगर ये पूछे कि इनकी वाइफ का क्या नाम था, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ, तो उनका नाम था निर्मला। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, इनका पूरा नाम क्या था विजय तेंदुलकर का? विजय, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ विजय तेंदुलकर? क्या नाम था? विजय विजय ढोंडो पंत तेंदुलकर इनका पूरा नाम था। ठीक है, और इनके चिल्ड्रन कितने थे, कितने बच्चे थे? हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड तेंदुलकर हैव? तो 4 बच्चे थे इनके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, हु इज नॉर्थ इन द प्ले? बताएं, हु इज नॉर्थ इन द प्ले? हु इज द नॉर्थ इन द प्ले? यमएलए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट इन कन्यादान? यानी कन्यादान जो इनकी रचना है, इनका जो नाटक है विजय तेंदुलकर का, उस कन्यादान नाटक के नायक कौन है? तो उसके नायक कौन है? ज्योति हैं उसके नायक, ज्योति हैं उसकी नायक। नायक का मतलब ये नहीं कि केवल लड़का ही नायक होता है। जो एक प्रकार जिसकी विशेषता उस नाटक में या जिसको केंद्र में रख करके नाटक लिखा जाता है, वही नायक होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द मदर ऑफ ज्योति? ज्योति की माता का क्या नाम था? सॉरी, प्रश्न क्या पूछा गया है? व्हाट वाज द मदर ऑफ ज्योति, मतलब ज्योति की मदर क्या थी? प्रश्न ये है, ज्योति की मदर क्या थी इनमें से? तो वो सोशल एक्टिविस्ट थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु डज ज्योति मैरी? हु डज ज्योति मैरी? बताएं, अरुण, नाथ, प्रेम या फिर नन ऑफ दीज? तो हु डज ज्योति मैरी, बताएं। ज्योति की शादी किससे हुई थी? अरुण से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टू विच कास्ट डज अरुण बिलोंग? यानी अरुण जो ज्योति का हस्बैंड था, ये किस जाति का था? ये दलित जाति से संबंधित था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ कन्यादान? कन्यादान जो नाटक है विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है, इसका मेन थीम क्या है? इसका जो मुख्य एक प्रकार से जो थीम है वो क्या है? सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पर है, या सोशल एडजस्टमेंट पर है, या लेक ऑफ एजुकेशन पर है, या करप्शन इन सोसाइटी पर है? बताएं। तो सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स यानी सामाजिक राजनीतिक समस्याओं पर लिखा गया एक नाटक है कन्यादान। ठीक है, कन्यादान की बात होती, कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है समाज में, आप लोग जानते होंगे। तो कन्यादान वही है। ठीक है, तो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ कन्यादान? तो सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इम्प्रेस्ड ज्योति इन द कैरेक्टर ऑफ अरुण? यानी कि किस चीज से पसंद करती थी अरुण को ज्योति? किस चीज से इम्प्रेस थी? अरुण के किस चीज से इम्प्रेस थी ज्योति? बताएं, उसके ऑटोबायोग्राफी से या उसके पोएम से? तो ऑटोबायोग्राफी एंड हिज पोएम्स, दोनों से एक प्रकार से बोथ ऑफ देम, यानी कि इन दोनों से ज्योति जो थी वो इम्प्रेस थी किस पर? अरुण पर। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये आप लोगों ने इन चीज़ों को जाना। आगे बढ़ते और इन प्रश्नों को देखने का प्रयास, हालांकि अब इतने प्रश्न आपके लगभग हो चुके हैं, बहुत सारे प्रश्नों को आप लोगों ने समझ लिया। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के माध्यम से हमने लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करी, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि मतलब परीक्षा में आएंगे, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी 2023 का भी मॉडल पेपर मैंने दिया हुआ है। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप जो है आप हमारे दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल एक दूसरा है, जिस पर को करिकुलर की तैयारी करवाई जाती है, और एक चैनल और है बी ए करेकर, तो बी ए करेकर को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो इस तरीके से आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट, बीए करिकुलर और को करिकुलर मास्टर, इन 3 चैनल के माध्यम से आपको विधिवत तैयारी हो रही है इस समय। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए हमेशा से व्यवस्था करता रहता है और आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे अंग्रेजी को लेकर के, तो मैंने कहा अंग्रेजी की वीडियो आपको दी जाएगी, ठीक है। 2024, 25, 26 की परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इंग्लिश का एक प्रकार से, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है अंग्रेजी में, इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन पढ़ना है। ये एक प्रकार से बीए के चौथे सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। राम मनोहर लोहिया और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में माइनर का पेपर जो होता है वो भी ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव पेपर मेजर माइनर का दोनों का होता है। बाकी लिखित का जिनमें होता है, लिखित वालों के लिए भी प्रयास किया जाएगा कि कुछ व्यवस्था की जाए। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक प्रकार से प्रश्न थे जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंग्रेजी का आप लोगों ने देखा, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप हर एक सब्जेक्ट की, जैसे सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट है, ठीक है, जियोग्राफी की है, पॉलिटिकल साइंस की है, हिस्ट्री की है, हिस्ट्री में आपकी एंशिएंट और मेडिवल दोनों की है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की है, साइकोलॉजी की है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सभी की प्लेलिस्ट आप में आपको मिल जाएगी। 4th सेमेस्टर की, 2nd सेमेस्टर की और 6th सेमेस्टर की। फिर इसके बाद में जब आप 5वें में जाएँगे तो 5वें सेमेस्टर की बहुत सारी क्लास पहले से अवेलेबल करवा दी है मैंने, तो उसको भी आप देख लीजिएगा तब तक, ठीक है। जैसे ही आप चौथे सेमेस्टर की परीक्षा देंगे, 5वें सेमेस्टर की वीडियोज़ आप देखते रहिएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को समझ पाएँगे, जान पाएँगे, ठीक है, अगर आप शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत-बहुत